So welcome to this video. In this video we're going to discuss and revise the chapter 4th of class 12 physics, that is moving charges and magnetism. तो ये जो चैप्टर आता है हमारा बड़ा सिंपल चैप्टर है और साथ ही साथ हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आगे आने वाले एक दो चैप्टर क्या इसी से रिलेटेड है और साथ ही साथ इस चैप्टर में न्यूमेरिकल, डेरिवेशन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन हमारे क्या एग्जामिनेशन में आने के चांसेस होते हैं। मतलब कि ये जो चैप्टर है ओवरऑल हमारा क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इस चैप्टर को हम अच्छे से हर एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, हाँ आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी है, उसको क्या आप अच्छे से कर पाओगे। मतलब इस चैप्टर में हर एक टॉपिक को हम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपना रिवीजन। देखो जैसे चैप्टर का नाम आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो मूविंग चार्जेस का मतलब तो है जब हमारा जो चार्ज है वो मूव करेगा उसको हम बोल देंगे मूविंग चार्जेस। और मैग्नेटिज्म का मतलब होता है जो हमारी मैग्नेट्स होती हैं वो जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या फिर रेपेल करती हैं। मतलब कि हमें पता है जो लाइक चार्ज लाइक पोल होंगे वो क्या करेंगे, रेपेल करेंगे, जो अनलाइक होंगे वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। तो जो अट्रैक्ट और रेपेल करती है वहां पर जो फोर्स लगती है उसी को हम बोलते हैं अपना मैग्नेटिज्म। यही सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। देखो हमने चैप्टर अपनी यूनिट फर्स्ट में किया था कि जो हमारा जो चार्ज होता है वो क्या एक फील्ड को मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या प्रोड्यूस करता है। मींस चार्ज कहीं पर रखा हुआ है किसी भी रेस्ट पोजीशन में है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अगर वही चार्ज क्या है मोशन में आ जाए, वो जो रेस्ट में चार्ज था अगर वो मोशन में आ जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक और फील्ड को क्या है जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। वो कितनी होती है, किस तरीके से वर्क करती है, कहां पर कैसे कैसे चेंजेस होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही आ जाता है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज सेंट इनटू मोशन इट प्रोवाइड्स द मैग्नेटिक फील्ड, मींस इट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक। बात क्लियर है? चलो अब ये बात बताने वाले कौन थे, ये बात बताने वाले साइंटिस्ट हेनरी क्रिस्टन ओरेस्टेड। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम रख दिया गया, इन्हीं के नाम से रख दिया गया ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। मतलब जो एक्सपेरिमेंट करेगा भाई उसी का नाम आएगा। तो ये इन्होंने किया था 1820 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट किया, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना एक कंक्लूजन दिया। जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरीके था, मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक वायर थी, वायर के पास क्या है इन्होंने क्या है कंपास रख दिया, गलती से रख दिया जानबूझ के वो अलग बात है। इन्होंने क्या है कंपास रखा, तो वायर में से जब क्या है करंट फ्लो हो रही थी, जो उसके पास कंपास रखा था, जो उसकी नीडल थी वो क्या है डिफ्लेक्ट करने लग गई। तो वहां से इन्होंने थोड़ा अंदाजा लगाया कि भाई ये डिफ्लेक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि जो कंपास की नीडल होती है वो जब भी डिफ्लेक्ट करती है जब आसपास क्या है कुछ मैग्नेटिक फील्ड मींस कुछ मैग्नेट्स हो। तो उन्होंने वहां से मतलब थोड़ा वो स्टडी करके उसको रिपीट करके एक्सपेरिमेंट एक कंक्लूजन दिया। उन्होंने कहा व्हेन अ करंट फ्लोज इन एन कंडक्टिंग वायर देन मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड। मींस अगर कोई वायर है उसमें से क्या करंट फ्लो हो रही है, मींस चार्ज क्या उसके अंदर मूव कर रहा है, तो उसके आसपास क्या है एक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, वो होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ये बात क्लियर हो गई थी। तो ये बात हमें साइंटिस्ट ने बता दी अपनी हेनरी क्रिस्टन ने कि जो वायर है उसमें से अगर चार्ज मूव होगा तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये बात क्लियर हो चुकी थी। अब नेक्स्ट बात ये आई कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किस किस चीज पर डिपेंड होगी और उसका मतलब निकालने का मींस उसकी जो वैल्यू होगी उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर जो सेकंड साइंटिस्ट आते हैं उन्होंने अपना एक लॉ दिया जो कि आता है बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ इस चैप्टर के लिए क्या एक इंपॉर्टेंट लॉ आ जाता है, क्योंकि यहाँ का इसका जो डेरिवेशन है वो और जो इसका मतलब स्टेटमेंट तो कुछ खास नहीं है, और जो उसका ये आ जाता है फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है मतलब बी, वो क्या है कुछ चीजों पर डायरेक्टली डिपेंड करती है और कुछ चीजों पर क्या इनवर्सली डिपेंड करती है। मींस अगर हमारे पास एक वायर है जो कि जिसकी लेंथ है L, उसमें हम छोटा सा कोई लेंथ एलिमेंट ले लेते हैं DL, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो वहां पर जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो वायर की लेंथ है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जिस एंगल से हम उसको मेजर कर रहे हैं मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट और जहां पर हमारी करंट है उन बीच के जो एंगल है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड लास्टली जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट और जहां पर करंट फ्लो हो रही है वायर में उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये सब बातें उन्होंने कही। मतलब इसका एक क्या है पूरा एक अच्छे से डेरिवेशन आता है। अगर आपको वो डेरिवेशन देखना है डिटेल वीडियो में, उसके लिए आपका उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मींस वो डेरिवेशन सीरीज है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। सो सारी चीज को स्टडी करके उन्होंने क्या एक कंबाइंड फॉर्मूला दिया जिसकी हेल्प से हम क्या है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि याद है dB = न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये उन्होंने क्या फॉर्मूला है, इन विच जो I है, I मतलब हमारी करंट, DL मतलब हमारा लेंथ एलिमेंट,
साइन थीटा यहाँ पर आता है, जो थीटा आता है वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट और जो लेंथ एलिमेंट है उनके बीच का जो एंगल होता है वो आर का मतलब है यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और जो लेंथ एलिमेंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और जो डी बी मतलब कि जो बी हो गया वो होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मींस जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो होती है हमारी वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये वाला जो फॉर्मूला ये इसका स्केलर फॉर्म में, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे डी बी इज इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकाल सकते हैं बाय राइट हैंड पाल्म रूल। वो कैसे यूज कर सकते हैं, जो हमारा राइट हैंड है उसको मैं ऐसे सीधा रखें तो जिस तरफ हमारा ये थंब आता है अगर उसको हम क्या करंट की डायरेक्शन में लगाएं तो जो हमारा जिस साइड हमारा पाल्म आ रहा है उस साइड हमारी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड होती है। नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, जैसे हमारे पास क्या सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर में या फिर रिंग पर हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या होती है, तो उसके कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं। ये जो फॉर्मूले किस तरह ड्राइव हुए हैं उनको डीपली समझने के लिए आप डेरिवेशन सीरीज चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं सबसे पहले आता है ड्यू टू द सर्कुलर लूप एट इट्स सेंटर, मतलब हमारे पास का एक सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो उसको हम निकालेंगे, B इज इक्वल टू एन न्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें जो n का मतलब है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, r मतलब हमारी वहां की रेडियस, और i तो आपको पता है वहां पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से सिंपली हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस, मतलब एक सर्कुलर कॉइल है और उसकी एक्सिस पर हमें क्या निकालनी है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि है B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई एन इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इनमें जो हमारी मेन वैल्यू है, जैसे i तो आपको पता है करंट, n जो मतलब हमारा नंबर ऑफ टर्न्स, और a का मतलब है हमारी जो भी कॉइल है उसकी रेडियस, और r का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द एक्सिस, मतलब जो एक्सिस पे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो और जो हमारा सेंटर है उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है हमारा यहाँ पर r, और जो उसका ग्राफ आता है वो हमारा कुछ इस तरीके से आता है, मींस एक्सिस पर हमारी जो वैल्यू है पहले बढ़ती है फिर एक मैक्स पे जाके क्या है कम हो जाती है। ये आ जाता है हमारा ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल एट इट्स एक्सिस पर हमारी मैग्नेटिक वैल्यू कितनी होगी वो। नेक्स्ट आता है ड्यू टू द लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, मींस लॉन्ग स्टेट कंडक्टर लाइक हमारी एक वायर है उसमें वो हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी जो फॉर्मूला आता है वो आता है B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई 4 पाई ए इंटू साइन फाई 1 प्लस का साइन फाई 2। ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है, और ये जो मतलब फॉर्मूला आता है ये हमारा स्टेट कंडक्टर के लिए आता है। और अगर जो हमारा स्टेट कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, अगर जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो पास में ही हो, मतलब जो स्टेट कंडक्टर है उसके आसपास ही हो, तो वहां पर जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। इनमें जो a है, a मतलब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मींस जो हमारा स्टेट कंडक्टर है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा a। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कब, जब हमारा जो P मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो स्टेट कंडक्टर के पास ही हो। नेक्स्ट आता है ड्यू टू द थिक वायर, मींस हमारे पास एक थिक वायर है जिसकी मतलब कुछ थिकनेस है, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, व्हेन स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, मींस जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो क्या है उसकी वैल्यू ज्यादा हो हमारी जो वायर है उसके मतलब की रेडियस से, तो वहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू स्मॉल r, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और अगर हमारा जो कैपिटल R है वो स्मॉल r के इक्वल हो जाए, मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट और जो रेडियस है दोनों इक्वल हो जाए, तो हम कोई सा भी r अपना यूज कर सकते हैं, मींस B इज इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R। और अगर हमारा थर्ड केस जो आता है वो आता है अगर हमारी जो रेडियस है वो बड़ी हो किससे, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, मींस एक तरीके से क्या होगा वो हो गया हमारा इनसाइड वाला केस, तो वहां पर जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा B इज इक्वल टू न्यू नॉट स्मॉल r इंटू आई अपॉन कैपिटल R स्क्वायर इंटू 2 पाई। ये हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पर स्मॉल r है मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट और कैपिटल R हमारी क्या आती है, रेडियस आती है। नेक्स्ट हमारा एक टर्म आती है करंट एलिमेंट, हमने जैसे बायोट-सैवर्ट लॉ जो डीएल कर रहे थे, मींस करंट एलिमेंट कर रहे थे, उसका मतलब डेफिनेशन क्या होती है इसको हम प्लीज समझे, तो वो होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, मींस हमारी एक वायर है जो L लेंथ की है, उसमें से हम छोटा सा क्या है एक छोटा सा हिस्सा ले ले DL, और DL की मल्टीप्लाई क्या है वहां पर जो करंट है
उससे मल्टीप्लाई कर दे, मींस आई इंटू क्या कर दे, डीएल कर दे, तो उसी को हम बोलते हैं अपना करंट एलिमेंट। और ये क्या होती है हमारी, क्या एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो साथ साथ जो इसके जिससे इससे रिलेटेड जितने भी डेरिवेशन आते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो भी काफी बन सकते हैं क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा आते हैं। अब देखो एम्पियर लॉ का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज द पाथ। मींस इसमें हमारा क्या बात आती है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी हमारी क्लोज्ड पाथ है, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो हमारा न्यू नॉट टाइम्स द करंट इनसाइड द पाथ। मींस वहां के पाथ में जो करंट होगी उसको अगर हम न्यू नॉट टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो वहां पर उसके इक्वल हमारी आएगी अपनी मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल मींस क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत सारे से हम डेरिवेशन अभी आगे करेंगे। तो ये हमारा आ जाता है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। और जो न्यू नॉट है, ये न्यू नॉट का मतलब होता है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमारा सिंपली आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपको पता है, सोलेनॉइड आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, वो क्या होता है, मतलब सोलेनॉइड का मतलब होता है ये एक हमारा क्या सिलेंड्रिकल शेप में मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप में थिंग्स होती है जो कि क्या है, इसके ऊपर हम जो कॉपर वायर की क्या है वाइंडिंग करके रखते हैं। मींस बोल सकते हैं इट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल हेलिक्स, इट इज मेड बाय वाइंडिंग लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ओवर अ सिलेंड्रिकल विच इज मेड अप ऑफ कार्डबोर्ड। मींस ये कार्डबोर्ड का क्या हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में है, उसके ऊपर क्या हमने कॉपर की क्या बहुत सारी वाइंडिंग करी है। मींस उसको क्या है वहां पर लार्ज नंबर ऑफ वायर से क्या है मतलब वाइंडिंग करी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं अपना सोलेनॉइड। तो ये कैसा होता है, इसमें मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होता है इनसाइड द सोलेनॉइड, मींस सोलेनॉइड के अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी B इज इक्वल टू न्यू नॉट स्मॉल एन आई। ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है डीपली समझने के लिए आप डेरिवेशन देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो ये सेकंड आता है आउटसाइड द सोलेनॉइड, मींस सोलेनॉइड के मींस जो पोल्स हैं सोलेनॉइड के दोनों साइड के, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी B इज इक्वल टू न्यू नॉट स्मॉल एन आई अपॉन 2, ये हमारी वैल्यू होगी। और यहां से हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ग्रेटर है इनर साइड, मींस अंदर की साइड जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, ग्रेटर होगी। मींस एक बोल सकते हैं 2 टाइम्स होगी इन कंपैरिजन टू आउटसाइड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टोरॉइड। टोरॉइड का मतलब क्या होता है, हमारे पास सिंपली एक सोलेनॉइड है, अगर सोलेनॉइड को हम मोड कर मींस बेंड करके हम क्या एक सर्कुलर शेप में ला दें, सर्कुलर शेप में बना दे, तो उसी को हम बोलते हैं अपना टोरॉइड। जैसे कि व्हेन अ सोलेनॉइड इज बेंट इन अ सर्कुलर शेप एंड द एंड्स आर जॉइंट वी गेट द टोरॉइड। वही सिंपली सोलेनॉइड को क्या मोड़ के हमने क्या बना दिया, टोरॉइड बना दिया। यहां पर हम क्या निकालनी है, हमें निकालनी है अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू अ टोरॉइड। तो उसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है B इज इक्वल टू न्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन 2 पाई R। ये हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली आ जाता है। इसमें जो R का मतलब है वो है हमारी मीन रेडियस। मीन रेडियस मतलब कि जो हमारी बड़ी वाली रेडियस है वो, जैसे आप देख सकते हैं कैपिटल R डायग्राम में भी और स्मॉल r, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, मीन रेडियस आ जाएगी। और यहां पर आएगा इन द ओपन स्पेस B इज इक्वल टू 0, और यहां पर जो ओपन स्पेस है वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। मींस जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है किसी v वेलोसिटी से और किसी मैग्नेटिक फील्ड B में, तो वहां पर उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगेगी, तो उसकी वैल्यू होगी, यहां पर देख लेते हैं पहले। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q मूविंग विद वेलोसिटी v एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड B देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। मींस जब भी कोई चार्ज पार्टिकल Q वैल्यू के चार्ज पार्टिकल किसी v वेलोसिटी से मूव करेगा और किसी मैग्नेटिक फील्ड B में एंटर करेगा तो उस पर हमेशा एक फोर्स लगेगी जिसकी जो वैल्यू होगी वो होगी Fm इज इक्वल टू QVB sin थीटा। इन विच जो Q है उसका चार्ज, V मतलब उसकी वेलोसिटी और B मतलब वहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड, और sin थीटा का मतलब है यहाँ पर sin तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, थीटा का मतलब है वो जो वेलोसिटी मतलब किस एंगल से वो मैग्नेटिक फील्ड में घुसा है, वो क्या है 90 डिग्री पर घुसा है, 180 पर, 0 पर, या फिर जिस भी एंगल से वो घुसा है, ये हमारा मतलब कि एंटर किया है वो है हमारा थीटा। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, Fm इज इक्वल टू Q V क्रॉस B हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी जो मैक्सिमम फोर्स लगेगी वो कब लगेगी, जब हमारा जो चार्ज है वो एंट्री लेगा एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मींस परपेंडिकुलरली अगर एंटर करेगा तो वहां पर हमारी फोर्स लगेगी मैक्सिमम। और 0 कब लगेगी, 0 जब लगेगी जब एक तो लग सकती है जब हमारा थीटा क्या है 0 हो, या चार्ज की वैल्यू 0 या फिर वेलोसिटी 0 हो, मतलब ये वाली कंडीशन हमारी हो सकती है, या फिर वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वही 0 हो, तो वहां पर हम जो मैग्नेटिक फोर्स है वही क्या हो सकती है हमारी 0 हो सकती है।
नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको हम निकाल सकते हैं अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। उसको कैसे कर सकते हैं, अगर हम अपना जो हमारा जो थंब है और जो फोर फिंगर है और जो मिडल फिंगर है, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऐसे रखें, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो हमारा ये जो हमारी मिडल फिंगर है ये इसको हम किस डायरेक्शन में करें, इसको हम अपना वेलोसिटी के डायरेक्शन में करें, और जो हमारी फोर फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड वाली डायरेक्शन में करें। तो हमारा जो ये थंब है किसकी डायरेक्शन बताएगा, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। इस तरीके से हम अपना जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है लॉरेंस फोर्स इक्वेशन। लॉरेंस फोर्स का मतलब होता है, देखो जहां जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में किया था, आपको पता है जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और जो चार्ज अगर मूव करे तो वो क्या प्रोड्यूस, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों साथ में आ जाए तो वहां पर हमारी जो फोर्स यूज होगी वो होगी लॉरेंस फोर्स। मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक जगह पर होंगी तो कंबाइंडली हम बोल देंगे लॉरेंस फोर्स। तो यहां पर आता है इफ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट देन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल इज, मतलब कि कोई चार्ज पार्टिकल एक ऐसी जगह एंटर कर जाए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उस पर जो फोर्स लगेगी उसी को बोलेंगे लॉरेंस फोर्स। और वो जिसकी जो वैल्यू होगी वो होगी F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस B। हमारी ये क्या है, वैल्यू आ जाएगी। मीन्स हम अपना जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है उन दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। मींस हमारा जो चार्ज पार्टिकल था उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी उसके हमारे कुछ क्या मेन पॉइंट्स आते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आते हैं। सबसे पहले वर्क डन बाय Fm इज 0 एज F परपेंडिकुलर टू V। मींस अगर हमारा जो F है वो परपेंडिकुलर हो V के तो वहां पर जो Fm होगी मींस जो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी 0 होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है Fm कैन नॉट मींस मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। मींस जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ाता। थर्ड पॉइंट आता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। मींस अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी मतलब जिस भी एंगल से क्या है एंट्री लेता है अपना मैग्नेटिक फील्ड में तो वहां पर उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। अगर वो थीटा मतलब उसका जो एंट्री का एंगल होता है वो 0 और 180 का होता है तो वहां पर वो क्या है, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो सिंपली स्ट्रेट लाइन होगी। मींस वो जैसे आ रहा था अंदर एंट्री करी वो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। सेकेंडली अगर वो 90 डिग्री से एंटर करे तो जो उसका ट्रेजेक्ट्री हो जाएगी वो हो जाएगी सर्कुलर। मींस वो अंदर ही सर्कुलर ही घूमने लग जाएगा। और अगर थीटा जो है वो एक्यूट मींस 90 0 और 180 ना हो, वो एक्यूट एंगल से एंट्री करे तो वहां पर जो उसका पाथ होगा मींस जो उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी वो होगी हेलिकल। हेलिकल का मतलब होता है वो क्या सर्कुलर मूव करेगा और साथ साथ क्या लीनियर डिस्टेंस भी मतलब आगे भी बढ़ता रहेगा। ये सब अच्छे से समझने के लिए आप एक बार डेरिवेशन सीरीज को जरूर देख ले। ये आप रिक्वेस्ट भी समझ सकते हैं। आप ये मतलब ये वीडियो देखने के बाद, पूरी रिविजन वीडियो देखने के बाद एक बार डेरिवेशन सीरीज को जरूर देख ले। वहां से आपको हर एक डेरिवेशन कैसे कैसे हर एक टॉपिक को किस डीपली समझाया हुआ है और उसको आप बिल्कुल मतलब टॉपिक को आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। अगर हमारा परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा तो वहां पर हमारे कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें आता है mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू QEB। इसका मतलब होता है जो हमारा सेंटीपिटल फोर्स होती है वो किसके, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होती है। कब, जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली एंटर करता है। वहां पर जो हमारा जो सर्कुलर लूप बनता है, आपको पता है हमने अभी जैसे किया था 90 डिग्री पर क्या एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बनती है तो उसकी जो रेडियस होती है उसका फॉर्मूला होगा r इज इक्वल टू mv अपॉन QB। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला। मींस वो जो अपना सर्कल कंप्लीट करेगा उसमें जो टाइम पीरियड लगेगा उसको वो लगेगा t इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB। इसमें जो हमारा सारे फॉर्मूलों में जो Q है वो चार्ज, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, M मतलब हमारा वहां पर मास और पाई और 2 तो हमारे एक तरह से मतलब न्यूमेरिकल मतलब हमारे क्या कांस्टेंट वैल्यू हो गए। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, QB अपॉन 2πm। मींस जो टाइम पीरियड है उसका अगर रेसिप्रोकल कर दे तो हमारे पास वहां पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Q स्क्वायर B स्क्वायर इंटू R स्क्वायर अपॉन 2m। ये सब फॉर्मूले जो यूज होंगे वो होंगे हमारे अगर चार्ज पार्टिकल क्या परपेंडिकुलरली एंटर करता है। नेक्स्ट आता है व्हेन एंगल बिटवीन V एंड B इज थीटा। मींस वो क्या एक्यूट एंगल से क्या है एंट्री कर रहा है तो वहां पर जो फॉर्मूले यूज होंगे वहां की जो रेडियस होगी मींस वहां का जो पाथ होगा वो क्या होगा, वो हेलिकल पाथ होगा कुछ इस तरीके से। मींस सर्कुलर घूमता रहेगा और लीनियर डिस्टेंस भी आगे मतलब बढ़ता रहेगा। तो वहां पर जो रेडियस बनेगी इस सर्कुलर की वो होगी r इज इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन QB। और इसको हम दूसरे फॉर्मूले भी लिख सकते हैं जो कि होगी mv अपॉन QB। ये हम मतलब कि
दोनों फॉर्मूले से कोई से भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मोशन को कौन सा होगा, हमारा हेलिक्स फॉर्म में मोशन होगा। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला। टाइम पीरियड के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा T इक्वल टू 2πm इंटू QB। और जो यहाँ पर आती है हमारा एक फॉर्मूला आता है, स्पेशल फॉर्मूला। पहले ये कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का तो आपको मतलब पता है, अगर टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले का रेसिप्रोकल कर देना। अब यहाँ पर एक जो स्पेशल फॉर्मूला है वो है जो सिर्फ इस वाले के लिए है, मीन अगर हेलिकल पाथ होगा तो वो होगा, यहाँ पर आता है पिच। पिच का जो फॉर्मूला है वो है 2πm V पैरेलल अपॉन QB। मींस V पैरेलल का मतलब है यहाँ पर V cos थीटा। और ये जो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला किसके लिए आता है, पिच। पिच का क्या मतलब होता है, पिच का मतलब होता है द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन रोटेशन। मींस एक रोटेशन, अब जो चार्ज पार्टिकल है वो रोटेशन तो कर रहा है लेकिन साथ साथ क्या लीनियरली भी आगे बढ़ रहा है। तो एक रोटेशन करते टाइम वो लीनियरली कितना आगे बढ़ा, वही होगी हमारी पिच। उसका जो फॉर्मूला होगा हमारा ये होगा। नेक्स्ट आता है वर्क डन के लिए। वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा वो जो हमारी यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वही हमारा फॉर्मूला होगा, जिसको हम निकाल सकते हैं QV इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर रख सकते हैं। और वहां पर जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारी √2QV अपॉन m। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। मींस वर्क डन सिंपली हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें जो चेंज है फाइनल में से इनिशियल माइनस करके सिंपली हमारा चेंज आ जाएगा, और वही चेंज क्या होगा, वो वर्क डन के इक्वल होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ का जो फॉर्मूला आता है, मींस जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर कितनी फोर्स हमारी लगेगी। यहाँ पर बात हो रही है कंडक्टर की, तो वो होगी F इक्वल टू BIL साइन थीटा। और इसकी जो वेक्टर फॉर्म आएगी वो आएगी F इक्वल टू IL क्रॉस B। मींस जो उसमें जो हर साइन थीटा होता है ये किस किस के बीच में होता है, B एंड L। मींस जो हमारी लेंथ है उसके जिस तरफ लेंथ की डायरेक्शन है वो, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो यहाँ पर हमारा थीटा होता है। B मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड, I मतलब हमारी कितनी करंट, L मतलब वहां पर हमारी लेंथ। ये हमारा जो फॉर्मूला आ जाता है ये आ जाता है हमारा फोर्स के लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है। और जो इसकी डायरेक्शन मींस जो ये वाला जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो हमने अपना स्टार्टिंग में मतलब लास्ट टॉपिक में किया था। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारा किस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। मींस हमारे पास दो कंडक्टर है, उनको क्या हमने पैरेलली रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स लगेगी, उस फोर्स की वैल्यू होगी F इक्वल टू न्यू नॉट I1 I2 अपॉन इंटू L अपॉन 2πr। ये हमारा फॉर्मूला होगा। इनविच जो नी नोट है कांस्टेंट हो गया। I1 I2 मतलब फर्स्ट वाली में कितनी करंट फ्लो हो रही है, सेकंड वाली में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो है I1 I2। L मतलब वहां पर हमारी लेंथ, एंड जो R है, R मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। डायरेक्शन वही होगी सिंपली हमारा जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उससे हम क्या है यहाँ पर डायरेक्शन बताएंगे कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो दोनों के बीच में हमारी कितनी फोर्स लगेगी वो हमारी इस तरीके से लगेगी। इसका डेरिवेशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो साइक्लोट्रॉन टॉपिक आता है। वैसे ये जो टॉपिक है ये मतलब सिलेबस में नहीं रहा, ये हट चुका है। बाकी आप मतलब ये नोट्स में आपको ये जो टॉपिक है मिल जाएगा, आप इसको मतलब एक बार रीड कर सकते हैं वैसे अपना नॉलेज के लिए। बाकी अगर ऊपर से समझे तो साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम क्या है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या है कुछ स्पीड पर क्या एक्सलेट करते हैं। तो ये हमारी कुछ इस तरीके की डिवाइस आती है, ये आता है हमारा साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है वेलोसिटी फिल्टर। तो वेलोसिटी फिल्टर का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मानते हैं हमें क्या है एक एक्सपेरिमेंट करना है, मीन साइंटिस्ट को एक एक्सपेरिमेंट करना, उसमें कुछ चार्ज पार्टिकल कुछ पर्टिकुलर स्पीड के चार्ज पार्टिकल उसको चाहिए। मीन्स ऐसे चार्ज पार्टिकल चाहिए जिनकी स्पीड इतनी हो, मीन्स उसने बताइए इतनी पर्टिकुलर स्पीड होनी चाहिए। तो वो जो चार्ज पार्टिकल की जो पर्टिकुलर स्पीड है वो चार्ज पार्टिकल किससे हम निकालते हैं, वो अपना वेलोसिटी फिल्टर से निकालते हैं। जैसे नाम से क्लियर है वेलोसिटी फिल्टर, फिल्टर का मतलब होता है बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स में से जो हमें चाहिए वो फिल्टर हमें करके देगा। और यहाँ पर फिल्टर किस चीज को करेंगे, हम वेलोसिटी को फिल्टर करेंगे। मींस अगर हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल हैं X, Y और Z, उन तीनों की क्या वेलोसिटी अलग अलग होगी, तो उसमें से मान लो हमें जो Y वाला है वो वाला चाहिए, तो ये जो डिवाइस है उसको हमें मतलब अलग करके देगा। कैसे काम करता है, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू सिलेक्ट द चार्ज पार्टिकल ऑफ कांस्टेंट स्पीड। मींस कोई पर्टिकुलर स्पीड हमें चाहिए, उस चार्ज पार्टिकल को ये हमें सिलेक्ट करके देता है। दिस मेथड वाज एम्प्लॉयड बाय J.J. थॉमसन इन 1897 टू मेजर द चार्ज टू मास रेशियो। मतलब ये जो मेथड है ये कब यूज हुआ था, ये J.J. थॉमसन ने यूज किया था, जो उन्होंने जो चार्ज टू मास रेशियो दिया था उसमें मेथड यूज हुआ था। और साथ ही साथ इसको हम कहां पर यूज करते हैं, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, जो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं उनका मास कैलकुलेट करने में, वहां पर ही हम डिवाइस को यूज करते हैं। वर्क कैसे करता है, वर्क इस तरीके से करता है, यहां पर हमारी क्या
मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हम दोनों लगा के रखते हैं। बाकी पूरा डीपली देखने के लिए किस तरीके से होता है उसके लिए तो आप डेरिवेशन देख लेना। यहाँ पर हम थोड़ा सा मतलब ऊपर से ही समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, हम बहुत सारे चार्ज पार्टिकल को क्या इसमें एंटर कराते हैं, तो हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होती है। तो जो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो हमारी E/B मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मैग्नेटिक फोर्स उन दोनों के इक्वल होगी। वो जो हमें चार्ज पार्टिकल चाहिए, हाँ यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है उस दोनों को हम कुछ इस तरीके से सेट करते हैं उन दोनों में से वही मतलब जो मैग्नेटिक जो फील्ड है यहाँ पर चार्ज पार्टिकल वो ही निकल पाएगा जो यहाँ पर हमें क्या है चाहिए, जिसकी वेलोसिटी क्या है E/B के इक्वल होगी। वही चार्ज पार्टिकल इसमें से मतलब एंट्री करके क्या है दूसरी साइड से पास आउट हो पाएगा। तो उस चार्ज पार्टिकल को क्या कर लेंगे हम, एक तरीके से हमने सब चार्ज पार्टिकल से अलग कर लिया। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है अपना वेलोसिटी फिल्टर। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन जो चार्ज पार्टिकल है अगर हम उसको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री कराएं तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो होगी हमारी पैराबोलिक पाथ की, मतलब जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा वो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। उसके लिए हमारी जो इक्वेशन आती है वो हमारी इस तरीके की आती है, और ये इक्वेशन किसकी है, ये हमारी एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। मींस हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या हमारा टॉर्क लगता है। तो उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है टॉर्क इज इक्वल टू NIBA sin थीटा। इनमें जो n है मतलब नंबर ऑफ जो उसके वहां पर लूप्स हैं, I मतलब जहां पर करंट फ्लो हो रही है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और A मतलब उसका जो हमारा एरिया होता है वो, ये सब हमारा मतलब ये वैल्यू होती है हमारी टॉर्क की वैल्यू। यहाँ पर कुछ पॉइंट आते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 टॉर्क इज इक्वल टू 0। मींस अगर यहाँ पर जो sin थीटा क्या हो जाएगा, अगर 0 हो जाएगा तो हमारा जो टॉर्क है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस टॉर्क क्या है मिनिमम हो जाएगा। और अगर जो थीटा है वो 90 डिग्री हो तो जो टॉर्क होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं टॉर्क इक्वल टू नीबा मतलब NIBA। अब यहाँ पर बात आती है टॉर्क इज इक्वल टू एक सेकंड फॉर्म है हमारे फॉर्मूले की, सिंपली जैसे टॉर्क इक्वल टू MB sin थीटा। इनमें जो मतलब स्मॉल m है उसका मतलब है हमारा NIA को की जगह लिख सकते हैं, उसका मतलब होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। और जो ये थीटा होता है, थीटा यहाँ पर हम जो sin थीटा की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है बिटवीन नॉर्मल टू द लूप एंड B। मीन्स जो लूप के नॉर्मली अगर हम लाइन डालें वो लाइन और जो मैग्नेटिक फील्ड है B, उन दोनों के जो बीच का एंगल होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पर थीटा होता है। तो इस तरीके से हमारा आता है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब होता है मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग लूप इज डिफाइंड एज, मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसका मतलब होता है M इज इक्वल टू NIA। लाइक जैसे हमारा डायपोल मूवमेंट होता है, जैसे वो जहां पर हमारा डायपोल होता है वहां पर डायपोल मूवमेंट लगता है, तो जहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पर हमारा जो मूवमेंट लगता है वो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। मींस अगर हमारा NIA इन तीनों की हम प्रोडक्ट कर दे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है मैग्नेटिक मूवमेंट। I मतलब हमारा आपको पता है करंट, और N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, और A मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है। ये आता है हमारा रिलेटेड टू मैग्नेटिक मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मींस यहाँ पर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, उसका हम क्या वैल्यू निकालने वाले हैं, उसका मैग्नेटिक ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालने वाले हैं। इस टॉपिक को डीपली समझने के लिए कहाँ से कैसे कैसे वैल्यू आती है और क्या क्या मतलब होता है, उसके लिए आप डेरिवेशन सीरीज मतलब डेरिवेशन जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा वो देख सकते हैं। बाकी हम फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फॉर्मूले आएंगे वो आएंगे हमारे, एक तो हमें पता है जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो L इक्वल टू MVR के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा न्यू उसके किसके इक्वल आएगा, वो आएगा E इंटू L/2me हमारा इसके इक्वल आएगा। इन विच जो हमारा L है, L हमारा होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपना निकाल सकते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल डायपोल मूवमेंट, जिसकी जो यूनिट होती है वो हमारी सिंपली जो मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है सेम हमारी वही होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये होता है जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारा जो सर्किट है उसमें क्या है हमारी करंट मेजर करने में हम इसको यूज करते हैं। अब देखो, यूज तो हम अपना जो एमीटर है उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हम किस लिए यूज करते हैं, ये होता है इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। मींस सर्किट में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए वहां पर करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है, उसके लिए हम यूज करते हैं। और ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस होती है। मींस ये क्या है, मिनिमम से मिनिमम करंट भी क्या, बहुत थोड़ी से थोड़ी करंट भी पता लगा लेती है कि मतलब वहां पर करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इट मेजर द करंट इन म्यू ए, मींस इतनी छोटी से भी करंट क्या मेजर करती है। इट इज नेम सो बिकॉज द कॉइल इज यूज्ड इन विच मूव्स एंड ऑक्सीलेट। मींस इसका जो नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्या है, जो इसके बीच में जो कॉइल होती है वो क्या करती है, मूव और ऑक्सीलेट करती है, इसलिए इसका नाम क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रख दिया गया। दिखने में हमारी कुछ इस तरीके से होती है, डायग्राम पूरा इस तरीके से होता है। और यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है, मींस जो मेन प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है वो होता है when the current carrying coil is placed in the
प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। मींस जो हमारा एक गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर जो हमारा ये सर्कुलर ये जो लूप आता है, ये वाला कोयल ऑफ कॉपर वायर वाला लूप, इसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, हमने अपना अभी कुछ एक डेरिवेशन मींस अपना एक टॉपिक भी किया था कि जब हमारा करंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो वही टॉर्क हमारा यहाँ पर क्या है, इसको क्या रोटेट करता है, मींस ऑसिलेट करता है, और उसी से पता लग जाता है, उससे मतलब ऐसे ये पता लगाता है कि हमारी वहां पर जो सर्किट है उसमें कितनी करंट हमारी फ्लो हो रही है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वर्क करता है। इसमें जो हमारी करंट की वैल्यू आती है वो आती है हमारी I इक्वल टू के फाई अपॉन एन बी ए। इनमें जो के है, के मतलब हमारा कांस्टेंट होता है, और फाई मतलब हमारा जो रोटेटिंग एंगल मींस जो जिस एंगल से हमारी रोटेट हो रही है वो, एंड एन मतलब हमारे नंबर ऑफ टर्न्स, बी मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ए मतलब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारे आई की वैल्यू आ जाती है। आई की वैल्यू में ऐसे भी लिखते हैं, आई इज इक्वल टू जी फाई। जी मतलब हमारा गैल्वेनोमीटर जो कांस्टेंट होता है वो, और फाई मतलब वो तो आपको पता ही है जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो। से एक पॉइंट आता है कि जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फाई के, मींस जितना ज्यादा हमारा रोटेटिंग एंगल होगा, मतलब ये फाई की वैल्यू होगी, उतनी ज्यादा हमारी यहाँ पर करंट की वैल्यू होगी। और यहाँ पर क्या होता है, इट हैज अ लीनियर स्केल, मींस यहाँ पर एक लीनियर स्केल होता है कुछ इस तरीके से, जहां पर मतलब हमारी करंट की वैल्यू डिफाइन होती है। नेक्स्ट आता है करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर टू सेंस स्मॉल एज स्मॉल पॉसिबल करंट, मींस छोटे से छोटे करंट का पता लगाना, वो क्या होती है, उसकी करंट सेंसिटिविटी होती है। तो वो होती है आई एस इज इक्वल टू 5 अपॉन आई, मींस जो करंट सेंसिटिविटी है 5 अपॉन आई के इक्वल होती है। जितना ज्यादा हमारा 5 होगा उतनी ज्यादा हमारी करंट की वैल्यू होगी। ये हम कैसे मतलब दोनों का रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, 5 अपॉन आई इज इक्वल टू एन बी अपॉन के। ये जो हमारी करंट सेंसिटिविटी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ टर्न्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मींस ये अगर चीजें हमारी ज्यादा होंगी तो हमारी जो करंट सेंसिटिविटी है वो भी ज्यादा होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारी के, मींस जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है उसके हमारी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। तो करंट सेंसिटिविटी हमारी इस तरीके से क्या होता है, रिलेट होती है, मींस एन बी ए और के से हमारा इस तरीके से रिलेशन में होती है। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आते हैं, जिसे सबसे पहले हमने किया था कि मतलब करंट सेंसिटिविटी में आई एस जो है मींस करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। तो यहाँ पर पॉइंट आता है, इफ वी इंक्रीज एन देन द करंट सेंसिटिविटी विल डेफिनेटली इंक्रीज, मींस अगर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको हमको पता है, अगर एन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या है, आई एस भी मतलब जो करंट सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, हम जो एन है, एन को बियॉन्ड द लिमिट क्या है, एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड हम नहीं बढ़ा सकते। वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसको जो एन की वैल्यू है मींस नंबर ऑफ टर्न्स है उसको बढ़ाते जाएंगे तो उस नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने की वजह से जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या है, बढ़ जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वहां पर जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, हमें मतलब जो डेफिनेट वैल्यू है, जो एक प्रॉपर वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू, वो हमें शो नहीं होगी। एक तो हमारा ये लिमिटेशन भी बोल सकते हैं आ जाती है। सेकंड पॉइंट आता है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट बाय यूजिंग हॉर्सशू मैग्नेट, मींस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी करंट सेंसिटिविटी के, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या है बियॉन्ड द लिमिट भी बढ़ा सकते हैं, कैसे, यूज करके अपना हॉर्सशू मैग्नेट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एरिया ऑफ द कॉइल कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट, मींस जैसे करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया को बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम एरिया को बियॉन्ड द लिमिट भी नहीं बढ़ा सकते। वो इसलिए अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा कर देंगे, बहुत ज्यादा बड़ा, जितना ज्यादा बड़ा करते जाएंगे हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत ज्यादा बल्कि होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे वो जितना ज्यादा बल्कि होगा उतना मतलब वो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। जैसे हमारी करंट सेंसिटिविटी है इसी तरीके से हमारी आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो कितने अच्छे से सेंस कर पाएगा, जो हमारी वहां पर वोल्टेज है उसको कितने अच्छे से सेंस कर पाएगा, वो आएगी उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी। मतलब Vs इक्वल टू 5 अपॉन V, इस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, मींस हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं अपना गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। उसके लिए हम कर सकते हैं, इट कैन बी कन्वर्टेड बाय कनेक्टिंग द लो रेजिस्टेंस पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, मींस हमारे सर्किट में जहां पर गैल्वेनोमीटर लगा है अगर उसके पैरेलल में हम एक लो रेजिस्टेंस एक लो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा दे उसके पैरेलल में, तो वो हमारा किस तरीके से वर्क करेगा, वो हमारा एज अ एमीटर वर्क करेगा। तो वहां पर जो हमारा लो रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं, मतलब उसका स्पेशल नाम है शंट। और जो शंट मींस जो एस है, मींस जो हमने लो रेजिस्टेंस निकाला है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस का जी। मींस इसमें जो आई जी है वो मतलब हमारी जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है वो, जी मतलब हमारा जो
गैल्वेनोमीटर की वैल्यू है जी, वो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, आई मतलब हमारा जो टोटल करंट है वो। तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं अपना शंट की वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर डैश। आर डैश का मतलब है यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मींस ये सब करने के बाद मींस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आर डैश इज इक्वल टू जी एस अपॉन जी प्लस का, ऐसी हमारी वैल्यू हो जाएगी। जी आपको पता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, एस मतलब हमारा यहाँ पर आता है शंट। यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट आते हैं। नोट पॉइंट आते हैं एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। मींस जो एमीटर होता है वो हम क्या करते हैं, ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए इज जीरो। मींस एमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, जीरो होता है। इफ इट इज कनेक्टेड, नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ इट इज कनेक्टेड पैरेलल इट विल ड्रॉप मोर करंट ड्यू टू इट विल बी डैमेज। मींस जो हमारा जो एमीटर है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, पैरेलली इसलिए कनेक्ट नहीं करते एमीटर को क्योंकि अगर हम उसको पैरेलली कनेक्ट कर दे तो वो क्या है, ज्यादा करंट को वहां से सर्किट में से ड्रॉप करेगा, मींस ज्यादा करंट लेगा, और अगर वो ज्यादा करंट लेगा तो वो जल्दी से क्या है, डैमेज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या है अपना ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा जो गैल्वेनोमीटर है मतलब उसको एक छोटा सा रेजिस्टेंस क्या है उसके पैरेलली लगा दे तो गैल्वेनोमीटर किस एज अ वर्क करेगा, हमारा एमीटर वर्क करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो कर सकते हैं इट कैन बी कन्वर्टेड बाय कनेक्टिंग अ लार्ज रेजिस्टेंस आर इन द सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर। मींस सर्किट में जहां पर गैल्वेनोमीटर लगा है उसके डायरेक्ट मतलब उसके सीरीज में ही हम क्या है लगा दे अपना एक लार्ज रेजिस्टेंस आर, तो हमारा जो वहां पर गैल्वेनोमीटर है वो एज अ वोल्टमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां पर जो आर की वैल्यू आएगी मींस जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे, जो एक लार्ज रेजिस्टेंस लगाना है उसकी वैल्यू होगी आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस का जी। इन विच जो वी मतलब वोल्टेज, आई जी मतलब हमारी गैल्वेनोमीटर में से कितनी करंट फ्लो हो रही थी वो, और जी मतलब हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है अगर ये सब करने के बाद हमारा जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा मींस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर कन्वर्ट करने के बाद जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी आर डैश इज इक्वल टू आर प्लस का जी। मींस आर मतलब जो हमने एक नया वैल्यू मींस लार्ज रेजिस्टेंस लगाया वो, और जी मतलब हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। यहां से जो नोट पॉइंट आते हैं वो आते हैं वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। मींस जो वोल्टमीटर होता है वो सर्किट में हम क्या ऑलवेज पैरेलली कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट, और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वोल्टमीटर का वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जैसे हम अगर इसको पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2। तो उस फॉर्मूले से हम इसको निकालते हैं। यहां पर पॉइंट हमारे सिर्फ ये दो ही आते हैं, और हमारा क्या है कुछ इस तरीके का हमारा मतलब ये डायग्राम बनता है जो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। इस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने क्या है एक लार्ज रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये सब हमारा कि ऐसे ये जो पूरा जो सर्किट बन जाएगा ये अब कैसे वर्क करेगा, ये ऐसा वोल्टमीटर हमारा वर्क करेगा। नेक्स्ट एंड जो लास्ट टॉपिक आता है वो हमारे आते हैं इस चैप्टर से जो हमारे ग्राफ आते हैं। तो यहाँ पर ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं वो भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी ज्यादातर बन जाते हैं। तो समझते हैं, सबसे पहले आता है फोर करंट कैरिंग स्टेट एंड थिन कंडक्टर ऑफ लार्ज लेंथ। मींस हमारे पास क्या है एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द कंडक्टर मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट, तो वहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से वेरी करेगी, वो हमारी इन्वर्सली वेरी करेगी। मींस बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मींस जो एक्स है हमारा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो। मींस जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कम होती रहेगी। मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट जितना हमारा दूर जाता रहेगा हमारी मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर करंट कैरिंग थिक कंडक्टर। मींस थिक हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी मतलब कुछ रेडियस हमारी आती है, तो वो कैसे प्रोपोर्शनल होगा, वो हमारा जैसे बी और ए में ग्राफ आता है, ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया, तो पहले तो वो हमारा क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी कुछ टाइम के लिए। वो कब तक होगा, जब तक हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो रेडियस के इक्वल नहीं हो जाता। तो मतलब कि इनसाइड में तो क्या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और जैसे ही हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और जो रेडियस है वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारी ऑब्जर्वेशन पॉइंट की अगर वैल्यू बढ़ती है वो क्या होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बी के। मींस जितना जितना हम दूर जाएंगे अपने कंडक्टर से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है कम होती जाती है। नेक्स्ट आता है फोर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल भी हमारा कुछ इस तरीके से होता है, हमारी क्या है पहले वैल्यू हमारी क्या है बढ़ती है, फिर हमारी क्या है मतलब कि एक फिक्स वैल्यू होने के बाद एक जो मतलब सैचुरेट वैल्यू होने के बाद उसके बाद हमारी क्या वैल्यू कम होती चली जाती है। मतलब एक बार भी हमारा क्या सर्कुलर कोयल में एक्सिस पर एक बार मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट कुछ हमारे इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। मींस पूरे चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले 1 MV की जो वैल्यू होती है वो 1.6 × 10⁻19 जूल होती है, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1 एम्पियर की डेफिनेशन।
मीन्स 1 एम्पियर की जो हमारे 2 पैरेलल कंडक्टर्स थे उनके बीच में जो फोर्स लगती थी उसके अकॉर्डिंग जो 1 एम्पियर की डेफिनेशन आती है, ये एक बार एग्जामिनेशन में आ गई थी, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। यहां पर आती है व्हेन टू करंट कैरिंग वायर्स कैरीज करंट I1 एंड I2 आर प्लेस्ड एट 1 मीटर टू ईच अदर प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑफ 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। यहाँ पर ये मतलब है कि हमारा 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है उसका ये मतलब है, अगर हमारे पास 2 करंट कैरिंग वायर्स हैं उनको हमने क्या पैरेलली रखा हुआ है और उसमें से क्या है, एक में I1 करंट फ्लो रही है, एक में I2 करंट फ्लो रही है, उन दोनों के जो बीच का गैप है वो हमारा कितना आता है, वो हमारा 1 मीटर आता है। अगर वो दोनों जो करंट वायर्स हैं वो क्या है, एक दूसरे पर क्या है 2 into 10 की पावर 7 न्यूटन फोर्स लगा रही हैं, तो वहां पर जो हमारा करंट की वैल्यू होगी I1 और I2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हमारी 1 एम्पियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1G। 1G का मतलब है, G का मतलब हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी जो वैल्यू होती है 10 की पावर 4 टेस्ला, ये हमारी वैल्यू होती है। नेक्स्ट टेस्ला की डेफिनेशन आती है, 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 1 वेबर पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। मींस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ऑफ 1 वेबर, मींस 1 वेबर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा पास हो रहा है नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ 1 सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो उससे हमारा जितना भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या होगा, पास आउट होगा नॉर्मली, उसी को हम बोलेंगे अब कितना, 1 टेस्ला। नेक्स्ट आता है ई, जो ई इज इक्वल टू होता है हमारा ईवी होता है, मतलब कि एनर्जी इज इक्वल टू ई इंटू वी, ये हमारी क्या होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। इसमें जो स्मॉल ई है वो हमारा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, वी मतलब हमारी वोल्टेज और कैपिटल ई मतलब एनर्जी, तो एनर्जी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, वो आता है फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड्स। तो जो सेंसिटिविटी होती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वो दो मेनली 3 चीज पर डिपेंड होती है। जो सबसे पहले तो टोरिजन कांस्टेंट, मींस जो टोरिजन कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू, और जो एरिया ऑफ द कॉइल है उस पर डिपेंड होती है सेंसिटिविटी, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर उस पर हमारी क्या डिपेंड होती है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ वायर इन मैग्नेट, जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसमें जो वायर लगी हुई है उसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, इट शुड नॉट बी ब्रिटल, मतलब कि जो वायर है वो क्या है, ब्रिटल नहीं होती, मतलब बीच में से क्या टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट शुड बी स्मॉल, मतलब कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क आ रहा है वहां पर फाई की वैल्यू वो पर यूनिट ट्विस्ट क्या है, बहुत स्मॉल आना चाहिए, तभी हमारा क्या है जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो अच्छे से वर्क करेगा। सो ये सब आ जाता है हमारे चैप्टर 4 का रिवीजन। हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया। अभी भी आपका कोई डाउट आता है, कोई आपका क्वेश्चन आता है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी इस जो चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन है उसको हमने डीपली क्या अच्छे से समझा हुआ है, उसकी डेरिवेशन सीरीज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी आप चैनल में जो प्लेलिस्ट वाला कॉलम है वहां पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वहां पर जितने भी हमारे क्लास 12 के डेरिवेशन है वो हमने सब क्या अच्छे से क्या रिवाइज किए हुए हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं और जो भी और चैप्टर की जो रिवीजन वीडियो है उन सब का लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।